बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल की कंपोजिशन पे बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने आपको इंट्रोडक्शन दी थी कि इन्वेस्टमेंट मटेरियल हम कहाँ यूज़ करते हैं। मोस्टली हम इसको वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम कोई इनडायरेक्ट डेंटल रेस्टोरेशन करना चाहें। इनडायरेक्ट डेंटल रेस्टोरेशन प्रोसीजर का मतलब ये है कि अगर आप पेशेंट के लिए क्राउन या ब्रिज या कोई पार्शल डेंचर वगैरह बनाना चाहें तो आप कुछ काम उसका इम्प्रेशन लेना, उसका मॉडल बनाना, उसका कास्ट बनाना और फिर उसको लैब भेजना। और लैब टेक्नीशियन जब इस पे जो काम आप उसको कहते हैं वो करके आपको प्रोस्थेसिस भेज दीजिए, वो क्राउन हो, मल्टीपल क्राउन्स हो या एक क्राउन हो या पार्शल डेंचर हो। तो जब लैब इन्वॉल्व हो जाए तो हम उन प्रोसीजर को इनडायरेक्ट रेस्टोरेटिव प्रोसीजर्स कहते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इन्वेस्टमेंट मटेरियल जो है ये डायरेक्ट रेस्टोरेटिव प्रोसीजर मटेरियल है या इनडायरेक्ट, तो आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मटेरियल बेसिकली एक एक्सिलरी मटेरियल है और इसे हम इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन बनाने के दौरान यूज़ करते हैं जब हम उसके लिए मोल्ड बनाते हैं। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट पहले वो जो एक वो ये है कि ये दरअसल एक लैब में यूज़ होने वाला मटेरियल है। इन्वेस्टमेंट मटेरियल इज़ प्योरली यूज इन डेंटल लैब। और अगर आप एक मटेरियल की कंपोजिशन को आप देखें तो हमने यहाँ लिखा है कि इट इज़ अ कंपोजिट मटेरियल। और कंपोजिट मैंने इसलिए यहाँ लिखा है कि कंपोजिट स्टूडेंट समझते हैं कि कंपोजिट वो मटेरियल होता है कि जो दो डिफरेंट फेजेस पे मुश्तमिल होता है। एक उसमें कंटिन्यूस फेज होता है और दूसरा उसमें डिस्क्रीट फेज होता है या इंटरप्टेड फेज होता है। तो इस तरह इस मटेरियल को भी जब हम बाद में जाएंगे और हम इसके अंडर माइक्रोस्कोप एक सेट इन्वेस्टमेंट मटेरियल की स्लाइड को देखेंगे तो फिर वहाँ आपको समझ आ जाएगा कि ये भी दरअसल हमारे कंपोजिट मटेरियल की तरह ये भी एक कंपोजिट मटेरियल ही है। इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है जो लैब में या अवेलेबल होता है ये मोस्टली हम पाउडर और कोई लिक्विड इसके साथ हो सकता है, तो हम उस पाउडर और लिक्विड सिस्टम को मिक्स करते हैं और फिर उसे एक स्लरी बनती है और उस स्लरी को हम अपने उसके गिर्द जो हमारा वैक्स या मॉडल जो है उसके इर्द गिर्द कास्टिंग रिंग में इसको हम डाल लेते हैं और जब ये सेट हो जाए तो हम वैक्स को बर्न आउट करते हैं और इसमें हम मोल्टन एलॉय डाल लेते हैं। तो ये जो सेट मटेरियल है आप अगर इसकी अंडर माइक्रोस्कोप आप इसकी कंपोजिशन देख लें तो सबसे पहले तो जो है इसका जो बड़ा बुनियादी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है रिफ्रैक्टरी मटेरियल। इसमें यूज़ होता है जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें वो सिलिका के पार्टिकल्स होते हैं और सिलिका हमारे पास दो एलेट्रोपिक फॉर्म में आता है, या ये क्वार्ट्ज हो सकता है या ये क्रिस्टाबोलाइट हो सकता है। तो बहरहाल ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। जो सेट इन्वेस्टमेंट मटेरियल का अगर आप एक चिप ले लें और उससे माइक्रोस्कोप पे रख स्लाइड पे रख के अंडर एग्जामिन एग्जामिन करें तो आप कुछ ऐसा वो देखेंगे कि कुछ मटेरियल एक तो पार्टिकल साइज़ या जो हमारा नॉन कॉन्टीन्यूस फेज़ या इंटरप्टेड फेज़ जो है ये है दरअसल सैंड पार्टिकल्स या सिलिका पार्टिकल्स। उनके डायमेंशन छोटे भी हो सकते हैं, बड़ी भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन इसका वो है कॉन्स्टिट्यूएंट है ये है इसका सिलिका पार्टिकल्स जो हैं। ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, जब आप जिसको जितना भी आप इसको गर्म कर लें इसकी डिसइंटीग्रेशन नहीं होती। ये दरअसल मोल्ड को की जो शेप है उसको बरकरार रखता है। तो ये थैंक्स टू दी रिफ्रैक्टरी प्रॉपर्टी ऑफ द सिलिका पार्टिकल्स। तो सिलिका पार्टिकल्स होंगे उसमें आप कह सकते हैं कि रेत के जो ज़रात हैं, रेत के जो ज़रे हैं, अगर आप उसको किसी एक बाइंडर के साथ मिला के एक पेस्ट या एक स्लरी बना लें तो दूसरा जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो है बाइंडर का। और बाइंडर की बुनियाद पे ही हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल को क्लासीफाई करते हैं। अगर हमारा ये बाइंडर सिलिका है तो सिलिका पार्टिकल्स के इर्द गिर्द जो बाइंडर या जो कंटिन्यूस फेज बनाते हैं वो भी सिलिका का होगा। तो ऐसे मटेरियल को हम सिलिका बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल कहते हैं। और अगर सिलिका की बजाय फास्फेट एज ए बाइंडर यूज़ हो उस मटेरियल में तो फिर ये फास्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल। और अगर बाइंडर हमारा जिप्सम हो तो फिर उसको हम जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल कहते हैं। तो यू कैन से कि इन्वेस्टमेंट मटेरियल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द बाइंडर केमिस्ट्री। जिस तरह बाइंडर केमिस्ट्री चेंज करेंगे उसी तरह आपके पास मटेरियल भी चेंज हो जाएगा। तो दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द बाइंडर। और तीसरा उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है मॉडिफायर्स। हम जब इन दो मटेरियल्स को मिलाते हैं तो इसके साथ हम कुछ मॉडिफायर्स भी डाल देते हैं जो कि इतने
एक्सिलरी मटेरियल आप उनको कह सकते हैं, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, लेकिन इनके हमें फ़ायदे होते हैं। एक, आप मिसाल के तौर पर आप सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें तो भी आप मॉडिफायर के साथ या बाइंडर के साथ आप ये मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं। ऐसे एजेंट्स आप उसके साथ मिला सकते हैं कि इसको मास भी दे दे, बल्क भी दे दे, उसको इन्वेस्टमेंट मटेरियल को स्मूथ शेप दे दे जो मोल्ड का है, और सेटिंग टाइम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी हम उसको कर सकते हैं। वैसे अगर आप ड्यूरिंग मिक्सिंग अगर आप पाउडर कम लेंगे, वाटर कम लेंगे और पाउडर ज़्यादा लेंगे तो भी सेटिंग टाइम जो है उसका वो जल्दी हार्ड हो जाता है। इस तरह अगर आप मिक्सिंग के दौरान, इस स्लरी की मेकिंग के दौरान अगर आप इसको ज़्यादा इसमें स्पेचुलेशन करें तो भी जो है ये जल्दी क्विक सेट होने लगता है। तो आप मॉडिफायर के थ्रू इस मटेरियल की, ताकि वो मोल्ड के वैक्स पैटर्न के इर्द गिर्द जल्दी आप उसको सेट करना चाहते हैं या आपको टाइम चाहिए, तो आपके पास जो इसका हैंडल है, जो कंट्रोलर है, वो आपके पास मॉडिफायर्स की सूरत में आप उसमें, अगर आप ऐसे मॉडिफायर उसमें डाल देंगे जो क्विक सेटिंग एनहेंस करता हो तो क्विक सेटिंग हो जाएगा, और अगर आप उसमें ऐसे केमिकल्स डालते हैं जो सेटिंग को रोकता हो तो फिर ये जो है ये रिटार्डेशन एजेंट्स भी आप उसको कह सकते हैं। इसके अलावा मोल्ड में हमें आगे जाके हम वो डिटेल से पढ़ेंगे कि मोल्ड अगर हम थोड़े लार्ज साइज़ का बनाना चाहते हैं, इसलिए कि एलॉय में फिर श्रिंकेज होती है। टू कम्पेंसेट दैट श्रिंकेज, हमारा जो मोल्ड मटेरियल जो है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट मटेरियल है, इट शुड एक्सपेंड। तो हम सेटिंग एक्सपेंशन की भी कुछ चीज़ें, कुछ केमिकल्स यहाँ हम ऐड कर सकते हैं जो कि गर्म होने पे ज़्यादा एक्सपेंड करें और हमें लार्ज साइज़ जो है मोल्ड दे दे। इसके अलावा इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट भी डाल लेते हैं, चूँकि आपको पता है कि जब हम इसमें मोल्टन एलॉय डालेंगे तो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे, अगर यहाँ ऑक्सीजन मौजूद है तो हाई हीट जो है वो मेटल और ऑक्सीजन के बॉन्ड को और कोई ऑक्साइड्स बना सकते हैं जो हमारे मेटल के होते हैं, तो इससे हमारे जो कास्ट बनता है उसमें कमज़ोरी आ सकती है। तो हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में हो, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके लिए हम पहले से ही मॉडिफायर्स में कार्बन या ग्रेफाइट डाल देते हैं। कार्बन और ग्रेफाइट जो है वहाँ पे मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिल के कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे, और मेटल के लिए ऑक्सीजन नहीं रहेगा, मेटल उसी तरह प्योर फॉर्म में जो है वो कास्ट का हिस्सा बनेगा। तो आप इसको कहते हैं कि ये सेलेक्टिव एंटागोनिज्म है। सेलेक्टिव एंटागोनिज्म हम इसलिए कहते हैं कि ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है वो मेटल्स के लिए भी है, लेकिन कार्बन और ग्रेफाइट के लिए भी है। लेकिन अगर दोनों सामने रख दिए जाएं तो ये कार्बन के साथ ज़्यादा मिलता है, मेटल के साथ कम मिलता है। तो हम इस उसूल को इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन को, मेटल को ऑक्साइड्स बनाने से हम रोक सकते हैं। दूसरी इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो इन्वर्जन टेम्परेचर की है। जो भी एलिमेंट्स जो हैं अगर वो एक से ज़्यादा फिज़िकल फॉर्म में अवेलेबल है, जिनको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, और एलोट्रॉप्स एक ही केमिकल कंपोजिशन तो उसकी एक होती है, लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होती है। वो इसलिए होती है कि अगर आप उसे केमिकल कंपोजिशन पे जाएं तो आप देखें तो वहाँ आपको, अगर वो टू डिफरेंट एलेट्रॉप्स के फॉर्म में है तो बेसिकली जो एलेट्रॉपी की जो प्रॉपर्टी है वो इसके एटॉमिक अरेंजमेंट से हमें मिलती है। तो अगर आप ये देखें कि अगर आपके पास जो सिलिका है, जो क्वार्ट्स है, अगर आप उसको गर्म करना चाहें तो 0 से 575 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान इसमें कोई एटॉमिक चेंजेस, ये जस्ट ये एक्सपेंड होता है, ये गर्म होता रहता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम काफ़ी क्लोज हैं, करीब हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये बिलो 575 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन के एटम है ये काफ़ी करीब है आपस में, तो इसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, वॉल्यूम कम होगा लेकिन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। आप इसको फर्नेस में मज़ीद गर्म कर रहे हैं मोल्ड मटेरियल को, तो एक टाइम पे आ जाए कि यू विल रीच टू द टेम्परेचर ऑफ 575 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इन्वर्जन टेम्परेचर है। उसके बाद उस टेम्परेचर पे एटॉमिक अरेंजमेंट जो है वो बदल जाएगी। जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के जो एटम हैं दे विल एक्वायर अ न्यू लेटेस्ट पोजीशन। तो आप देखें कि यहाँ पे इनके दरमियान अब फासला ज़्यादा आ गया है, तो वॉल्यूम तो शायद इसका बढ़ गया है लेकिन जो है थिनिंग हो गई है अरेंजमेंट की एटम्स की, तो उस वजह से इसकी डेंसिटी कम हो गई है। तो ये जो है दरअसल आपकी किताब में इसका जिक्र है, तो मैंने इसको यहाँ पे जगह दी है कि आपको पता है। तो ये आपको हमें असल में देखें ये एक्सपेंड कर गया है, और हमें बेसिकली एक्सपेंशन चाहिए कि हमें ओवर साइज मोल्ड मिले। तो ओवर साइज मोल्ड के लिए जब हम जिस वक्त इसको पोर करते हैं
तो ये इस फॉर्म में होता है हमारा जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, लेकिन जब इसको गर्म करते हैं तो वो इस फॉर्म में या लेस डेंस फॉर्म में चला जाता है। तो ये जो है दरअसल ये लेक्चर जो है ये प्योरली हमने सेल इन्वेस्टमेंट मटेरियल की कंपोजिशन के लिए वो की है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जो सेले का बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल में उसमें केमिकल रिएक्शन कैसे होता है जब मटेरियल जो है ये वैक्स पैटर्न के इर्द गिर्द हम इसको लगा लें तो व्हाट रिएक्शन अकर्स इन द इन्वेस्टमेंट मटेरियल इन केस ऑफ द सेलिक इन्वेस्टमेंट मटेरियल। और फिर हम इस तरह फास्फेट का केमिकल रिएक्शन देखेंगे और जिप्सम का भी, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। होप कि आपको वीडियो या लेक्चर की आपको समझ आई होगी, और अगर कहीं पे कोई डिफिशिएंसी है तो आप इस लेक्चर के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप मुझे अपने आरा दें। मैं आपके उसके आरा को, आपके पॉइंट्स को जगह दूंगा, और इसकी बुनियाद पे जब हम अगली वीडियोस बनाएंगे वो कोशिश करेंगे कि जो इसमें खामियां रह गई हैं वो हम उन लेक्चर्स में, उसमें वीडियोस में हम पूरी कर दें। थैंक यू।